क्लास 7 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग दूसरा। इसमें चैप्टर नंबर है पहला, प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। देखिए ये जो चैप्टर है 1000 वर्षों, इसमें कहा गया है कि 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल 700 से 1750 के मध्य, ठीक, 700 से 1750 ईस्वी के मध्य जो भारतीय उपमहाद्वीप में परिवर्तन हुए, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और तकनीक जो परिवर्तन हुए उसका हमें अध्ययन करना है। जैसे यहाँ पे 700 से 1750 लगभग 1000 वर्ष हो गए। सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में देखिए क्या हुआ। यहाँ पे पहले सिंचाई के स्थान पे कैसे सिंचाई होती थी, सिंचाई में रहट हो गया बैलों के द्वारा। कटाई में चरखों का इस्तेमाल हुआ। युद्ध में आग्नेय शस्त्रों का भी इस्तेमाल हुआ और कई खेती के तकनीक भी हुए, कई फसल भी नई नई उगाई गई। ठीक है, ये सारे हमें इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो चलिए अब इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं और जो भी सवाल यहाँ पे हम हल करेंगे वो आपके बुक से ही आपको हल करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे, मध्य युग में मानो किसी गाँव में, वहीं से आपको शुरू करना है। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो तो उस व्यक्ति को विदेशी कहा जाता था, उसको कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर आपका हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा है, नीचे उल्लेखित बातें सही है या गलत है। यहाँ पे स्टेटमेंट टोटल 4 हैं, ये सही है या गलत दिए गए हैं ये हमें बताने हैं। पहला है, सन 700 के बाद के काल में संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। देखिए इस चैप्टर में 700 से 1750 यानी 1000 वर्ष हो गए। तो इस काल में जो इतिहासकार हैं, ठीक, तो इनको सिक्के, शिलालेख, ये सारे भवन निर्माण कला, लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। यानी अभिलेख इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, लेकिन कहा गया कि नहीं मिलते थे, तो गलत हो गया, मिलते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। ये जो काल अवधि है 700 से 1750, इसमें मराठा, सिख, जाट जितने भी हैं इस क्या हुए देखिए, तो राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसर इनको लाभ प्राप्त हुआ, जिसमें मराठा भी शामिल है। ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया हमारा, ये सही है। गौ पाठ में कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी ज़मीन से उखाड़ बाहर किए जाते थे। देखिए इस समय जो खेती होती थी जंगलों को काट कर किया जाता था, कृषि भूमि का विस्तार हो रहा था। तो इस पूरे अवधि में पर्यावास की समस्या भी उत्पन्न हो गई, यानी वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही हो गया। इसके बाद घ नंबर, सुल्तान गियासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर और कश्मीर का शासक था। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो गियासुद्दीन बलबन है वो दिल्ली सुल्तान जो है, ठीक है, सल्तनत काल में गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक था, न कि असम मणिपुर का। ये तो गलत हो गया। अब इस देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अभिलेखगारों में डैश रखे जाते हैं। देखिए अभिलेख का मतलब होता है कि जो पहले के राजा महाराजा शासक हुआ करते थे, अपनी जो बातें होती थी, संस्कृति होती थी, जीवन होती थी, वो पत्थर, धातु और ताम्रपत्र, ठीक है, जैसे धातु में ताम्रपत्र वो अपने लिख देते थे। तो ये कहाँ रखते थे, देखिए इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखगारों से रखा जाता था। क्या रखा जाता था, पांडुलिपि। तो यहाँ पे हम भरेंगे पांडुलिपियों को रखे जाते हैं। ख पाठ में देखिए, डैश 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। 14वीं सदी का इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी। तो हम क्या भरेंगे, हम भर लेंगे जियाउद्दीन बर्नी। ग पाठ में देखिए, डैश डैश कितने हैं, 1 2 3 4 5 इन उपमहाद्वीपों में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। देखिए 700 से 1750 में जो लाई गई फसलें हैं, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी खास करके अंग्रेज़ों द्वारा इंडिया में लाई गई थी। तो ये सारे हो गए, तो हमें ऐसे भर लेने हैं, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, और आखिरी में हमें कॉफ़ी यहाँ पे भरना है। इसके बाद चौथा सवाल है, इस काल में हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें।
इस काल में जो प्रौद्योगिक परिवर्तन यानी जो टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुए हैं वो हमें बताने हैं। देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह इस काल में यानी 700 से 1750, आपको ऐसे लिखना है 700 से 1750 काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते हैं। जैसे सिंचाई में रहट, बैलों द्वारा देखिए सिंचाई होती है, तो ये चक्की घुमाते हैं और कुएं से पानी निकलता है। रहट हो गया, सिंचाई का हो गया। और कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद और हथियार का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कर लेने हैं टेक्नोलॉजी में। 5 नंबर सवाल है, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। इस काल में यानी 700 से 1750 काल में आपको लिखना है, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़ी परिवर्तन आए। दैविक तत्वों के लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैश्विक स्तर पर होती थी। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा होती थी, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। सभी लोग सामूहिक तौर पे करते थे। किसी दैविक तत्व की सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय और सामाजिक आर्थिक संगठन से संबंधित होते थे। जैसे जैसे इन समुदाय की सांस्कृतिक संसार बदलता गया वैसे इनकी आस्थाओं में परिवर्तन होता गया। ठीक है, तो आपको देखिए थोड़े से ये लाइन आपको लिख लेने हैं। ये तो यहाँ से तो करना है, लेकिन एक लाइन इसको भी शामिल कर लेने हैं। देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज के पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि इसमें शामिल हो गई। समझ में आ गया इसका आंसर। इसके बाद अगला सवाल है 6 नंबर। आइए समझे पिछली कई शताब्दी में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए इसका उत्तर हम यहाँ से करेंगे। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र यानी भारत का अर्थ लेते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द जो है 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय मतलब होता था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाके होता था। और उसके बाद देखिए दक्षिण भारत के समावेश नहीं हुआ था उस समय। 16वीं सदी का आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पंछी, यहाँ तक निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए ये किया था। और 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसका स्क्रीनशॉट, काफ़ी सटीक इसका आंसर होगा, वो आपको वहीं से कर लेने हैं। आप चाहे तो ये पूरा भी लिख सकते हैं इसका आंसर में। 7 नंबर सवाल है, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। जातियों के मामले का मतलब है कि बीते इतिहास में 7वीं से 1750 ईस्वी के मध्य जो लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, विवाद हुआ करते थे लोगों में, कई जातियाँ थी, तो कैसे इसको नियंत्रित किया जाते थे, हैंडल कैसे करते थे लोग। इसका उत्तर लिखेंगे हम, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी। कुछ इलाकों में एक जाति पंचायत भी कहा जाता था। नियम बनाती थी, जो बुजुर्ग होते थे उस नियम का वो पालन करवाते थे, उनकी जिम्मेवारी थी। ये पूरा आपका यहाँ तक आंसर हो गया। 8 नंबर सवाल है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। देखिए नाम से यह स्पष्ट है, सर्व क्षेत्रीय यानी कई क्षेत्रों को मिलाकर एक साम्राज्य का बनना। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का तात्पर्य यह है कि जब साम्राज्य में है उस साम्राज्य से है जिनके क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो, जैसे कि सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य इत्यादि। तो बड़े बड़े जो राजा महाराजा जैसे कि चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश कई क्षेत्रों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेते थे, उसी को बोलते हैं सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य। इसका आंसर हो गया हमारा। इसके बाद देखिए अगला सवाल 9 नंबर है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। देखिए इसका आंसर आप समझिए कि पांडुलिपियों के यानी इतिहासकारों को जब बीते समय के बातों को समझनी हो, जाननी हो, तो किसका उपयोग करते थे, पांडुलिपियों के उपयोग करते थे। तो कौन सी समस्याएं आती थी, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको अपने मित्र का है होमवर्क जो है नकल उतारनी हो, कॉपी करना हो, तो कौन सी समस्याएं आती हैं। कभी कभी मित्र का लिखावट यानी राइटिंग समझ में नहीं आता है, तो वही एग्जैक्ट यही समस्याएं इतिहासकारों को भी आती है। ठीक है, कि क्या लिखा गया है वो भी उनको समझ में नहीं आता है। और दूसरी समस्या क्या आती थी, दूसरी समस्या कि कई भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से अलग हो जाती थी, उनको समझना भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर देती थी। ठीक, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों को निम्न समस्याएं आती थी। पहली, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में दिक्कत आती। दूसरे, हमें लेख के मूल पांडुलिपियाँ ही शायद
कहीं मिल पाती है। तो इसी तरीके से टोटल 4 समस्याएं हैं, ये आपको लिख लेने हैं। 10 नंबर सवाल है इस सेशन का आखिरी, इतिहासकार अतीत को कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? इसका आंसर हम लिखेंगे, अधिकतर इतिहासकार आर्थिक एवं सामाजिक कारक के आधार पर अतीत के जो इतिहास के कालखंड को निर्धारित करते हैं, यानी ये विशेषताएं हो गई। इन आधार पर इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा गया है। काल क्रम को विभाजित करते समय इतिहासकार के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि किस महत्वपूर्ण घटना के बाद कालक्रम का विभाजन किया जाए। तो यही आपको ऐसे इसका आंसर कर लेना है, ऐसे विभाजित करते हैं। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।